Hello बच्चों, let's read the question. The following bodies are made to roll up without slipping the same inclined plane from horizontal plane. First, ring of radius capital R. Second, a solid cylinder of radius R by 2. And third, a solid sphere of radius capital R by 4. If in each case the speed of the center of mass of the bottom of incline is same, the ratio of maximum height they climb is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of energy. Now जब हम बात करते हैं conservation of energy की, it states that total sum of potential energy and kinetic energy always remains same. और यहाँ पे हमारे पास जब भी बात करते हैं विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन की, हमें एक बात ध्यान रखनी है, दैट इज V इक्वल्स R ओमेगा. नाउ यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं. एक तो है रिंग, दूसरा है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर एंड थर्ड वन इज अ सॉलिड स्फीयर. तीनों हमारे पास यहाँ पे सपोज v वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं और इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये मूव कर रहे हैं. तो जब ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पे जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल टोटली कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. तो हम यहाँ पे हर एक बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे ये समझ में आएगा कि हर एक बॉडी के लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो डिफरेंट होगी एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट. नाउ हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी. जो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करेंगे वो हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो 2 तरीके से यहाँ पे हमारे पास काम करेगी. एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो दोनों को एक करने के लिए हम यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन को एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जो हमारे पास होता है सरफेस के साथ, उसको कंसिडर करते हैं. यानी जो हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन आएगा वी विल कंसिडर एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सरफेस. तो जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट और सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे वही हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन का काम करेगा. उसमें हमारे पास रोटेशनल और जो हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन आएगा उसको इंक्लूड कर लेंगे. बेसिकली यहाँ पे जब हम बात करते हैं, सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात होती है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दे रखी कि विदाउट स्लिपिंग के केस में हमारे पास V इक्वल्स R ओमेगा होता है और प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है. और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में होता है. इसलिए हम यहाँ पे अगर इसको सेंटर ऑफ रोटेशन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. केवल यहाँ पे हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे. और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, वी कैन से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 1/2 I into omega square. I is the center of I is the moment of inertia of the given object and omega is the angular velocity. तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे पहले I और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा की वैल्यू होगी उसे कैलकुलेट करेंगे. तो नाउ वी कैन से फॉर द रिंग जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर. और जो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करेंगे इट विल बी सेंटर ऑफ रोटेशन के करस्पॉन्डिंग. और जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके करस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाएगा. सो फ्रॉम हियर जो रिंग होता है हमारे पास, अगर हम उसके लिए जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है दिस वन इज, इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज गिवन एज फॉर रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज m इंटू R स्क्वायर. और हमें यहाँ पे जो ये एक्सिस कॉन्टैक्ट पॉइंट से पास हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे और जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी. सेंटर ऑफ रोटेशन के करस्पॉन्डिंग जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट विल बी
m इंटू आर स्क्वायर, ये तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, प्लस टोटल मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन एक्सिस। एक तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दूसरा सेंटर ऑफ रोटेशन या जहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां से पास हो रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आएगी इट विल बी आर स्क्वायर। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम आर स्क्वायर। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी फॉर द रिंग इट विल बी गिवन एज 1/2 2 इंटू एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा, और ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिंग है हमारे पास, रिंग के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज एम इंटू वी स्क्वायर। एंड वी ऑल्सो नो दैट इसी काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा, एंड द मैक्सिमम हाइट covered by ring is given as H1। और यहाँ पे H1 के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वी कैन से एट द पॉइंट ऑफ H1 मैक्सिमम हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन रे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं m इंटू, so potential energy of the system will be m into g into h1 equals m into v square। तो यहाँ से हाइट की जो वैल्यू निकल के आ गई फॉर द रिंग इट विल बी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट दे रखा है वी कैन से इट इज गिवन एज सॉलिड सिलेंडर। ये हमारे पास यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर की जो रेडियस दे रखी है इट इज गिवन एज सॉलिड सिलेंडर। और यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी जो रेडियस दे रखी है इट इज गिवन एज r/2। सिमिलर केस है हमारे पास, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर दे रखा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा पहले हम उसको सेंटर ऑफ रोटेशन जो कि हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट को कंसीडर किया उसे कैलकुलेट करेंगे। तो वी कैन राइट हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज गिवन एज हाफ I into omega square, and I is given corresponding to the axis passing through the center of rotation multiplied with omega square। Now यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे, और जो ओमेगा की वैल्यू होगी वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज v स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ द गिवन सॉलिड सिलेंडर, और ये हमारे पास दे रखा है r/2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द कॉन्टैक्ट पॉइंट, और ये हो जाएगा एक तो जो एक्सिस हमारे पास सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन एक्सिस। तो एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दूसरी एक्सिस हमारे पास यहाँ पे जहां पे कांटेक्ट बन रहा है ऑब्जेक्ट और सरफेस का उसके थ्रू हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज गिवन एज द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास r/2 के बराबर दे रखी है। तो वी कैन राइट हियर m इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा इट विल बी गिवन एज m इंटू r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। रेडियस यहाँ पे r/2 है इसलिए हमने यहाँ पे रेडियस के बदले r/2 कंसिडर किया है, प्लस m इंटू r²/4। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी रिटन एज m इंटू r²/8 प्लस m इंटू r²/4, और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट और एक्सिस पासिंग थ्रू द कॉन्टैक्ट पॉइंट। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी 3 इंटू mr²/8 के। नाउ यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालें तो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड
सिलेंडर विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 3/8 m इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर v बाई, जो रेडियस है हमारे पास ये r/2 है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4 के। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ये बन जाएगा 1/2 इंटू 3/8 मल्टीप्लाइड विथ 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा m इंटू वी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बिकम 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर विल बी गिवन एज 3/4 m इंटू वी स्क्वायर। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगी उसमें ये जो सॉलिड सिलेंडर है हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि H2 हाइट तक यहाँ पे रीच कर जाता है। सो मैक्सिमम हाइट obtained by सॉलिड सिलेंडर, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी इट विल बी H2। H2 के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इट विल बी m इंटू जी इंटू H2 विल बी गिवन एज 3/4 m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, H2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 3/4 v स्क्वायर बाई जी के। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे वी विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो जो सॉलिड स्फीयर है सबसे पहले हम इसके रेडियस की बात करते हैं। तो इसका जो रेडियस निकल के आएगा इट इज गिवन एज r/4, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर द सॉलिड स्फीयर इट इज गिवन एज 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जो हमारे पास I है इट इज गिवन एज करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट ICOR द सेंटर ऑफ रोटेशन एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक तो हमारे पास यहाँ पे अगेन अगर हम इसको ड्रॉ करें, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और जो एक्सिस हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट से पास हो रही है, तो जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वी कैन राइट इट एज ICOM प्लस m इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन एक्सिस, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर, जो कि हमारे पास r/4 के बराबर दे रखी है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू द 2/5 m इंटू r/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सॉलिड सिलेंडर होता है इसका सेंटर ऑफ मास होता है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास r/4 है। सो वी विल राइट इट r/4 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू आर स्क्वायर बाई 16। दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा इट विल बी इक्वल टू दी 7/80 m इंटू आर स्क्वायर। नाउ यहाँ से वी विल कैलकुलेट, सो फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, और ये हो जाएगी हमारे पास हाफ I की जो वैल्यू है इट विल बी 7/80 m इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ v स्क्वायर बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और रेडियस हमारे पास यहाँ पे r/4 के बराबर दे रखी है। तो ये जो वैल्यू है अगर हम इसको होल सॉल्व करें इट विल बिकम 7/10 मल्टीप्लाइड विथ m इंटू वी स्क्वायर। इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। नाउ यहाँ पे ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है इसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट हमें यहाँ पे H3 मिलेगी। सो वी कैन से मैक्सिमम हाइट obtained by सॉलिड स्फीयर, ये हो जाएगी हमारे पास H3 के बराबर, और इसी H3 के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी m इंटू जी इंटू H3, और ये वैल्यू हो जाएगी 7/10 m इंटू वी स्क्वायर के बराबर। m से m कैंसिल हो जाएगा, H3 की जो वैल्यू है इट विल बिकम
7v²/g। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रेशियो ले लें, वी कैन से h1 रेशियो h2 रेशियो h3, तो जो ये वैल्यू है इट विल बिकम v²/g रेशियो 3/4 v²/g रेशियो 7/10 v²/g। v²/g कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारे पास यहाँ पे रेशियो की टर्म है, अगर हम इसको सिंपल वे में कन्वर्ट करें तो एलसीएम इसका 40 आएगा। इट विल बी 40 रेशियो 30 रेशियो 28, और यहाँ से अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 20 रेशियो 15 रेशियो 14। तो ये h1, h2 और h3 का जो रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट obtained by ring, solid cylinder and solid sphere. It will become 20 ratio 15 ratio 14. So from the given question we can say here the ratio of the maximum height they climb is 14 ratio 15 ratio 20. ये जो हमारे पास 14 ratio 15 ratio 20 है, it is given as the ratio of the sphere, cylinder and of the given ring. और हमारा जो आंसर निकल के आया था, इट वाज द रेशियो ऑफ रिंग, सिलेंडर एंड स्फीयर. सो फ्रॉम दी both conclusion we can say option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.